मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं? और इस समय चूंकि परीक्षा की तिथियों को लेकर पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा की तिथियों को लेकर लगातार अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और मैंने आपसे इस संवाद की प्रक्रिया को इसलिए जारी रखने का निर्णय लिया है कि आप ऊर्जा से भरे रह सकें, परीक्षा भवन में तनाव को हैंडल कर सकें। और इस समय जीतेगा वही जो अंत तक लड़ेगा। बीच में विड्रॉ मत करिएगा। मैंने देखा है बहुत अच्छे, बहुत सिंसियर छात्र भी इस समय थोड़ा सा उनकी पढ़ाई में ढील सी आ गई है। मैं मान सकता हूं परीक्षाएं 1 डेढ़ 2 महीने बाद भी होंगी, तो भी आपकी परीक्षा की जो तिथियां हैं उसके अनुसार आपकी तैयारी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। तैयारी का ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए। और हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की बात हो रही है। मिट्टी के बर्तनों की निर्माण कला, इसको थोड़ा इतिहास के टर्म में अगर आप कहें कि मृदभांड निर्माण कला का जन्म किस कालखंड में हुआ। मृदभांड निर्माण कला, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और प्रश्न चूंकि ऐसा ही है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का है, सबसे बड़ी बात यह है। और एनसीईआरटी के बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं और बाद में ऐसा हो रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है। मिट्टी के बर्तनों की निर्माण कला का आविष्कार किस कालखंड में हुआ? पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या फिर मध्य पाषाण काल। 4 ऑप्शन हैं और जल्दी से जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब दीजिएगा। और मैं समझता हूं आपने तुरंत जवाब दिया है। अधिकांश छात्र गलत कर रहे हैं और अगर आपने नव पाषाण काल का उत्तर चुना है, ये विकल्प चुना है, तो ये जवाब गलत है। आप कहेंगे सर कैसे, फिर सही जवाब क्या है सर? तो सही जवाब है मध्य पाषाण काल। अब मामला यह है कि आप कहेंगे सर हमें तो नव पाषाण काल पता है, मध्य पाषाण काल अगर सही है तो क्यों है? तो मैं कहूंगा फिर से आप एक बार प्रश्न को पढ़िए। मिट्टी के बर्तनों की निर्माण कला, और मैंने यहां पर आपको बताया कि मृदभांड निर्माण कला की बात हो रही है। और ये आपको जान लेना चाहिए कि हस्त निर्मित मृदभांड, ये मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला की बात हो रही है। यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि चाक पर बने निर्माण, जो मृदभांड बने हैं वो चाक पर बने मृदभांड कहां से मिलते हैं, किस कालखंड में मिलते हैं। अगर ये पूछा गया होता तब जवाब नवपाषाण काल होता। और यहां पर चूंकि वो प्रश्न केवल इतना पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला का जन्म कहां पर हुआ, तो जवाब है मध्य पाषाण काल। और मैं आपको बता देता हूं यहां पर कुछ विशेष जवाब आपको और थोड़े से एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं। ध्यान रखिएगा, चौपानी मांडो का नाम आपने सुना होगा। चौपानी मांडो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिलते हैं। चौपानी मांडो से विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड मिलते हैं। मतलब वो मिट्टी के बर्तन जो हाथ से बनाए गए हैं, हाथ से बन रहे थे। तो जो मिट्टी के बर्तनों के निर्माण कला का जन्म है वो मध्य पाषाण काल में होता है। और नव पाषाण काल में वो थोड़े से परिष्कृत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब चाक पर बनने लगे। बात समझ में आ रही है? चौपानी मांडो और किस लिए फेमस है? चौपानी मांडो आपको पता है वन्य चावल का प्राचीनतम प्रमाण भी कहां से मिलता है? चौपानी मांडो से मिलता है। और पहला प्रश्न अगर आपने गलत किया है तो अब देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है। हस्त निर्मित मृदभांड चौपानी मांडो से मिलते हैं जो कि मध्य पाषाण काल के हैं और विश्व के प्राचीनतम हस्त निर्मित मृदभांड है। तो फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ जाइए और प्रश्न गलत ना हो। आपको अपने प्रश्नों को बचाना है। एक एक प्रश्न आपका सिलेक्शन निर्धारित करेगा भाई। बहुत समझदारी की बात है। देखिएगा ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये भी प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? जो प्रागैतिहासिक जो शैलाश्रयों में जो हमें दीवारों पर अंकित चित्र मिले हैं भीमबेटका, आपको बेहतर पता है। तो वो कह रहे विषय वस्तु क्या है? पशु और आखेट, मानव नृत्य और युद्ध की भंगिमाएं, पशु पक्षी एवं मानव, उपर्युक्त सभी। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। और यहां पर यह है उपर्युक्त सभी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पशु आखेट यानी शिकार के चित्र भी हैं, मानव के नृत्य की भंगिमाएं भी हैं, ध्यान दीजिएगा, युद्ध की भंगिमाएं भी हैं और पशु पक्षी और मानवों के चित्र भी हैं। लेकिन अगर यहां पर यह हो जाता कि सर्वाधिक
इंपॉर्टेंट विषय वस्तु, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक संख्या में चित्रित जो चित्र हैं वो किसके हैं, तब ये हो जाता कि वो शिकार के दृश्य हैं। लेकिन यहां पर ये सामान्य प्रश्न है कि विषय क्या है, तो विषय सब कुछ है, सब कुछ चित्रित किया गया है, पशुओं का शिकार, युद्ध, नृत्य की भंगिमाएं, और कहां कहां से क्या क्या मिला है ये आपको पता होगा। तो फिलहाल आप इस प्रश्न को देख लीजिए थोड़ा सा। वो कह रहे किस हड़प्पाई स्थल से, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है और किसी एक स्थल की बात हो रही है। प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। क्रमशः मटर और तिल की खेती एवं चावल के दानों के साक्ष्य मिलते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मटर और तिल की खेती कहां पे है, मटर और तिल की खेती कहां पर है, और फिर बाद में चावल के दानों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं। हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा सा आपको परेशान करे, लेकिन विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि यहाँ पर पहले आप विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा। पहला विकल्प है वो कह रहा है हड़प्पा और कालीबंगा, दूसरा विकल्प है लोथल और रंगपुर। ये रुद्रपुर लिखा हुआ है, इसको आप रंगपुर कर लीजिए। और फिर वो कह रहा है क्रमशः कालीबंगा एवं बनावली, और फिर है हड़प्पा एवं लोथल। तो अब मुझे लग रहा है अगर कहीं थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी तो गलती हो सकती है भाई, इसको बिल्कुल मत चुनिएगा। कालीबंगा को लेकर अगर आप जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यहां पर सही जवाब है मटर और तिल की खेती हड़प्पा से है और चावल के दाने लोथल से हैं। और अगर आप यहां पर क्रमशः शब्द को इस्तेमाल करते और ध्यान देते यहां पर चावल पर अगर केवल फोकस कर लेते तो चावल लास्ट में आपको लोथल मिल जाता। रंगपुर से धान की भूसी है, ये बात आपको पता चल गई होगी, है ना। ये सब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। धान की भूसी, अब जैसे हड़प्पा आपको पता चल गया, मटर और तिल की खेती। फिर यहां पर देखिएगा कालीबंगा जो है, यहां से सरसों और चने की मिश्रित खेती के साक्ष्य मिलते हैं। सरसों प्लस चना, ये मिश्रित खेती का उदाहरण है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लोथल से चावल के दाने मिलते हैं, ये आपको पता है। और बनावली से सर्वोत्तम किस्म का जौ मिलता है, ये भी आपको पता है। तो बेहतरीन है, बाकी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा। और चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कहीं भी ऐसा ना हो जाए, कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि आपकी जो निरंतरता है वो बाधित हो जाए। पढ़ाई की निरंतरता को कैसे भी इस समय बाधित मत होने दीजिएगा। गर्मी बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर पहले मान लिया कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे तो कम से कम 2 घंटा कम कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई की निरंतरता को लगातार बना के रखिएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, आज प्रश्न काफी गलत करेंगे आप लोग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागारों में क्रमशः कितने प्रकोष्ठ हैं, क्रमशः कितने प्रकोष्ठ हैं? 10, 12, 12, 27, 14, 18, 27 और 21। और सरल सा प्रश्न है, गलत मत करिएगा। क्या जवाब दे रहे हैं बताइए, जल्दी करिए। और सभी लोगों को जवाब देना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। और यहां पर सही जवाब है हड़प्पा से जो अन्नागार मिला है वो 12 कोष्ठ है, और जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है उसमें 27 प्रकोष्ठ हैं। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे होंगे। और अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में पर्जन्य किसके देवता है? इंपॉर्टेंट पहले से लिखा हुआ है। पर्जन्य किसके देवता है? मतलब बादलों में मौजूद जल के, वायु में व्याप्त जल के, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी पर मौजूद जल के, या फिर वनस्पतियों में मौजूद जल के। अब ध्यान दीजिएगा, जल्दी से बताइए। यानी ये तय हो रहा है कि वो पर्जन्य जल के देवता हैं, ये तो पता चल रहा है। अब मुझे बताइए किसके देवता हैं, किस जल के देवता हैं? तो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा और वायु में व्याप्त जल को बिल्कुल मत चुनिएगा। ये बादलों में मौजूद जल के, आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्य, वर्षन्तु पर्जन्य, नदियां बहती रहें, बादल बरसते रहें। ध्यान रखिएगा, बादलों में मौजूद जल के स्वामी पर्जन्य है। ध्यान रखिएगा, वायु में व्याप्त जल यानी कि वर्षा का जल जो वायु में वाष्प के रूप में, उसके स्वामी इंद्र हैं। और जब ये पानी बरस के नदियों में आ जाता है, जमीन पे आ जाता है, धरती के संपर्क में आ जाता है, नदियों, झीलों और झरनों के जल के स्वामी कौन है? वरुण है। इस प्रकार वैदिक काल में हमारे पास तीन हमारे पास जल देवताओं का उल्लेख हमें मिलता है। अभी एक प्रश्न था ऐसा कि देखिए, बहुत सारे प्रश्नों को आप क्वेरी करते हैं गूगल से। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गूगल में हर उत्तर प्रामाणिक हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और खास तौर पे तब जबकि आप परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रश्न की क्वेरी कर रहे हो। इस बात की संभावना है कि गूगल पे भी 10 से 15%, 20% उत्तर गलत हो।
एक प्रश्न अभी डिस्कस हो रहा था कि वो निष्काम कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां मिलती है। ईश उपनिषद में मिलती है, इसके बाद वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। बहुत सारे प्रश्नों को लेकर छात्रों में कंफ्यूजन होता है, ऐसी गलती ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और अगले प्रश्न को देखिएगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा कथन वेदों के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है इसमें। इसमें 3 सही है, 1 गलत है। तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूं, विस्तार से आप देख पाएंगे। ऋग्वेद में 1028 रचनाओं का संग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है, ये पता है। और प्रार्थनाएं हैं जो यज्ञों में प्रयोग होती थी, देवताओं की स्तुतियां हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यजुर्वेद गद्य और पद्य में लिखा गया है, ये भी ठीक है। ये मंत्र विभिन्न पुरोहितों के द्वारा उच्चारित किए जाते थे, ये पुरोहित यज्ञ का अग्निहोत्र भी संपादित करते थे, बिल्कुल ठीक बात है। सामवेद में धर्म कर्म के लिए जो मंत्र लिए गए हैं वो यजुर्वेद से लिए गए। अब यही गलत हो जाएगा, क्योंकि सामवेद के अधिकांश मंत्र, ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सामवेद ऋग्वेद में समाहित है। सामवेद में केवल नए मंत्रों की संख्या 75 है, ये बात पता है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र वो सामवेद में समाहित हैं। तो ये बात बढ़िया से क्लियर हो रही होगी। और 8वें मंडल को प्रगात मंडल भी कहा गया है, ये आपको पता है। और ये बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। और यहां पे देखिएगा, शुनाशेप का आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को 100 गायों के बदले बेच देते हैं। 100 गायों के बदले, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा लिखा हुआ है ऋग्वेद में, एक टर्म आता है शतदाय, यानी कि एक मनुष्य के जीवन की कीमत 100 गायों के बराबर बताई गई है। तो ये आख्यान कहां पर मिलता है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं इस प्रश्न को। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में है ये वाला रेफरेंस। तो अब ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो अब आप देखते ही पता लगा लेंगे यहां पर, और वो होना चाहिए ऐत्रेय ब्राह्मण, है ना। इंद्राभिषेक का विवरण भी यहां पर मिलता है, इंद्र को किए जाने वाले अभिषेक का विवरण। अब शतपथ ब्राह्मण के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तांडे महाब्राह्मण आपको पता है सामवेद से संबंधित है, ये सारी बातें आपको पता है। और मैं विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी चूंकि परीक्षाओं की तिथियों की जो अनिश्चितता है वो लगातार बनी हुई है, कमीशन ने अभी तक कोई भी स्पष्ट तौर पे कोई जानकारी दी नहीं है। गंभीर छात्रों से मेरा अनुरोध है कि अगर अब इस समय फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाह रहे होंगे तो एक सूचना है आपके लिए, इस समय प्राचीन इतिहास की हम लोगों की 3000 प्रश्नों की अमृत संजीवनी टॉपिक वाइज है, प्रैक्टिस सेट है, कठिन प्रश्नों का इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक एनसीईआरटी की श्रृंखला भी शुरू की है, और एनसीईआरटी की भी एक भविष्य में एक पुस्तक 2 से 2500 प्रश्नों की प्रस्तावित है। ये हमारी मेडवल इंडिया की अमृत गंगा है, आप देख पा रहे होंगे। 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। बहुत सारे छात्रों ने मंगाया है, आप कोई तीनों भी मंगा सकते हैं, कोई एक भी मंगा सकते हैं। और ये पुस्तक हमारी आप देख पा रहे होंगे, ये मॉडर्न इंडिया की है, अमृत मंजरी के नाम से है। यूरोपियों के आगमन से शुरू होती है, परवर्ती मुगलों से, और लास्ट तक जाती है भारत की आजादी के बाद तक। ठीक है, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, आप इसे मंगा सकते हैं। इन तीनों को नहीं मंगाना चाहते हैं तो फिर एक कंबाइंड पुस्तिका है एंशिएंट मेडवल मॉडर्न की अमृत कलश, आप इसे भी मंगा सकते हैं। एंशिएंट मेडवल मॉडर्न की कंबाइंड 3400 प्रश्न है लगभग इसमें, आप टॉपिक वाइज है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आजादी के बाद तक जाती है। अमृत कलश को मंगा सकते हैं। जिन छात्रों को विश्व इतिहास के रेफरेंस में बिहार की परीक्षाएं देनी है, तो विश्व इतिहास में ये पूरी एक बेहतरीन पुस्तक है, हर प्रश्न की व्याख्या है, हर प्रश्न की व्याख्या है। परीक्षा कैंची के नाम से ये विश्व इतिहास की पुस्तक है। और पार्ट 1 है, नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांति के आगे तक है। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही प्रस्तावित है। तो आप कोई भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी पुस्तक जो आपको बेहतर लगे वो मंगा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं। तो फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा, ये बढ़िया है, निरुक्त और मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। निरुक्त शिक्षा, कल्प और व्याकरण। तो ये आपको पता है कि निरुक्त जो है वो बेसिकली शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है, शब्द व्युत्पत्ति। ध्यान दीजिएगा, निरुक्त को वेदों का कान कहा गया है। आप कहेंगे सर वेदों का कान क्यों कहा गया है, पहले इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वेदों का कान निरुक्त को कहा गया है क्योंकि शब्द व्युत्पत्ति से संबंधित है। कान है निरुक्त वेदों का, क्यों? क्योंकि सर जो शब्दों की व्युत्पत्ति होती है वो सुनकर होती है।
आप सुनते हैं तभी बोलते हैं। जैसे कहीं पे ठक ठक की आवाज आ रही है, जैसे आप चिड़िया की आवाज बोलते हैं, चू चू बोलती है चिड़िया। कोई भी आप आवाज तभी बोल पाते हैं जब आप सुनते हैं, और जब सुनते नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते। और आपने ध्यान दिया होगा कि जिन लोगों के पास सुनने की क्षमता जन्म से नहीं होती है, वो व्यक्ति बोलने की क्षमता से भी वंचित होता है। ये बात आपको पता होगी। तो ये कान कहा गया है। शिक्षा को वेदों की नसिका या प्राण कहा गया है। शिक्षा को वेदों की नसिका कहा गया है, प्राण कहा गया। आप कहेंगे सर क्यों? नाक से आप प्राणवायु लेते हैं, नाक बंद करिए और शरीर निष्प्राण हो जाएगा। बोलेंगे आप मुंह से ले सकते हैं, मुंह से आप नहीं ले पाएंगे, 2-3 मिनट ले सकते हैं, हमेशा मुंह से सांस नहीं ले सकते। तो वेदों का जो मामला है निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति से, तो यहां पर ये 4 नंबर डाल दीजिए। शिक्षा में वेदों के मंत्रों के, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की विधियां हैं, क्योंकि अगर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण नहीं हो पाएगा तो वो सब मंत्र निष्प्राण है, निष्प्रयोजन है। तो शिक्षा को फोनेटिक्स 3, इसीलिए वेदों की नसिका, वेदों का प्राण। कल्प में कर्मकांड है, और कर्मकांड आप कैसे करते हैं? हाथों के माध्यम से करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, अनुष्ठान, कर्मकांड और अनुष्ठान 1, और व्याकरण फोनेटिक्स यानी कि ग्रामर, तो ये 2। तो कुल मिला के 4, 3, 1, 2। अब तदनुसार जो भी विकल्प आएगा आप उसको देख सकते हैं, और यहां पर आप चुन लीजिएगा 4, 3, 1, 2 जो भी विकल्प है वो देख लीजिएगा। फिलहाल ये बेहतरीन प्रश्न है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मतलब ये हमारी केवल भारतीय परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। अयम निजः परो वेति, यह अपना है, यह पराया है। ये छोटे छोटे मानसिक स्तर के लोग सोचते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है। मानवतावाद और सभी के विकास का, सभी के कल्याण का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी भारतीय संस्कृति में है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक संकल्पना सर्वे भवन्तु सुखिनः कहां मिलती है? छांदोग्य, मुंडक, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। सर और जल्दी से बताइए, गलती मत करिएगा। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते हैं, और ये मामला है बृहदारण्यक उपनिषद। और मैंने आपको बताया था अहम ब्रह्मास्मि की विस्तृत संकल्पना अंतिम रूप से कहां मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। कई बार चीजों को मैंने मतलब आपसे डिस्कस किया है। ध्यान रखिएगा, हम लोग धीरे धीरे करके लगातार मिलते रहेंगे, और आपकी ऊर्जा और आपके उत्साह और आपकी जो परीक्षा की पढ़ाई की निरंतरता है उसको बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अन्न बहुकुर्वीत तद्व्रतम, अधिक अन्न उपजाना ही हमारा व्रत होना चाहिए। किस वैदिक ग्रंथ का उद्घोष है? पंचदश ब्राह्मण ग्रंथ है, बृहदारण्यक है, तैत्तिरीय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है। और ये नेट का प्रश्न है, और ये आपने बिल्कुल सही कर लिया है, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने कई बार डिस्कस किया है और आज फिर से आपके लिए डिस्कस कर दिया है, ताकि भविष्य में गलती होने की संभावना ना हो। और ये कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या कौन सा ग्रंथ देता है? छांदोग्य, मुंडक, शतपथ या फिर बृहदारण्यक उपनिषद? पुनर्जन्म के सिद्धांत की जो स्पष्ट व्याख्या है, प्रामाणिक व्याख्या है, वो कहां मिलती है? गलती मत करिएगा सर, और हमेशा ध्यान रखिएगा ये छांदोग्य उपनिषद में है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, पुनर्जन्म के सिद्धांत की विस्तृत और प्रामाणिक व्याख्या छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, जबकि एक कठ उपनिषद में आत्मा की अमरता का सिद्धांत मिलता है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, वो यम नचिकेता का संवाद है, वो कई बार आया है। इन सारे प्रश्नों को आप गलती ना हो जाए ध्यान दीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है काफी जगहों पर। वो कह रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज प्रथा और सहशिक्षा। प्रश्नों को थोड़ा धैर्य से पढ़िएगा, परीक्षा में काफी समय होता है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो दहेज प्रथा थी। वहतु का मतलब है कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाले उपहार। वो एक जोड़ा गाय या बैल कुछ भी हो सकता था, वहतु है।
सह शिक्षा तो बिल्कुल को एजुकेशन है, छात्र और छात्राएं दोनों गुरुकुलों में जाके पढ़ते थे, आपको पता है। और ऐसे बालक जो जो गुरुकुलों में जाके पढ़ते थे और गुरुकुलों में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते थे, ऐसी छात्राएं जो गुरुकुलों में रह जाती थी वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती थी, सारी बातें आपको पता है। तो वधु का मूल्य और स्त्री शिक्षा बिल्कुल 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 प्रचलन में है। विधवा विवाह नियोग प्रथा बिल्कुल ठीक है, विधवा विवाह भी है। आप कहेंगे सर कैसे? पुनर्विवाह करने वाली विधवा को पुनर्भू कहा गया है और विधवा विवाह से उत्पन्न पुत्र को पुनर्भव कहा गया है, बिल्कुल ठीक बात है। और अथर्ववेद एक विधवा स्त्री को 10 बार पुनर्विवाह की छूट देता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ध्यान रखिएगा, ये चल रहा है नियोग प्रथा अनुबंधित विवाह की बात है कि कोई विधवा अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किसी के साथ अनुबंधित विवाह करना चाहे पति के रक्त संबंधी के साथ, तो वो कर सकती है। तो अब पर्दा प्रथा और बाल विवाह नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों, बाल विवाह हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। वो कह रहे हैं, वो अथर्ववेद ही कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विदन्ते पतिम। कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती है और युवावस्था में पति का वरण करती है। स्वयंवर प्रथा पति का वरण करती है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो शिक्षा प्राप्त करने का समय है वो 25 वर्ष तक है। तो बाल विवाह नहीं है और को एजुकेशन है, पर्दा प्रथा नहीं है। सारी चीजें इतनी बढ़िया से बताई गई हैं, आपको समझाई गई हैं। और फिर यहाँ पर देखिएगा पालागल से क्या तात्पर्य है। पालागल से क्या तात्पर्य है भाई? रत्नों में पूछा जाता है, इस प्रश्न कई बार आए। पैदल सेना या सेना नायक, संदेशवाहक, दूत या विदूषक, ग्राम का मुखिया, सेनानी, वित्त मंत्री, सैन्य मंत्री। और यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए संदेशवाहक, दूत और विदूषक, है ना। दूत वही होगा जो वाक्पटु होगा, विदूषक राजा का मनोरंजन करने वाला अधिकारी। संदेशवाहक और दूत में कोई बहुत फर्क नहीं है, एक संदेश लेके दूसरी जगह तक जाने वाला। एक बार मैं आपको पुनः विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं, आप ध्यान दें। आपके पास एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की एक कंबाइंड पुस्तिका अमृत कलश के नाम से है। 3400 प्रश्न है इसमें, प्राचीन भारत से लेकर के और आधुनिक भारत तक पूरा कंप्लीट पैकेज है ये। इसे ले सकते हैं आप, या फिर मॉडर्न इंडिया का एक 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है अमृत मंजरी के नाम से। आप इस प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं, इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या दी हुई है। मेडिवल इंडिया का अगर आप केवल अकेले मंगाना चाहें तो इसमें 2500 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन है। अमृत मंजरी के नाम से है, अमृत गंगा के नाम से है। ये अमृत गंगा हमारी अरबों के आगमन से शुरू होती है और बेहतरीन राजपूत काल को कवर करते हुए परवर्ती मुगलों तक जाती है। कठिन प्रश्नों की व्याख्या भी दी हुई है। और फिर ये एंशिएंट की हमारी अमृत संजीवनी है। बेहतरीन पुस्तकों में कंपटीशन ओरिएंटेड प्रश्नों का बेहतरीन संकलन। आप चाहें तो अभी भी समय है, 2 महीने 1.5 महीने, जो भी परीक्षा के लिए अब समय कमीशन निर्धारित करेगा परीक्षा की तिथियों में, तब तक आप चाहें तो उससे फास्ट ट्रैक रिवीजन कर सकते हैं। फिलहाल आप अगले प्रश्न की तरफ आइए और देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र के किस संत ने उद्घोषणा की कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मां और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। मां और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, संत नामदेव और विठोबा खिचड़। और मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा उनके उपदेशों में हिंदुत्व की भावना दिखाई पड़ती है, और वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास है। यहाँ पर चूकने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। समर्थ गुरु रामदास, और इनकी पुस्तक का नाम भी पूछा गया है, आपको पता है। अजंता की गुफाओं में किस गुफा में अवलोकितेश्वर पद्मपाणि बोधिसत्व चित्रांकित हैं? ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाओं में किस गुफा संख्या में अवलोकितेश्वर बोधिसत्व यानी कि पद्मपाणि हाथ में कमल लिए हुए चित्रांकित है? गुफा संख्या 16, 1, 41 या फिर गुफा संख्या 6? अब आप बताइए और मुझे लगता है कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 16 में आपको पता है क्या है? गुफा संख्या 16 में क्या है भाई? मरणासन्न राजकुमारी का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा। ये छोटे छोटे प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का, भारतीय कला की एनसीईआरटी, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलती जल्दबाजी में हो सकती है। अवध में आउटरम के पश्चात चीफ कमिश्नर के पद पर किसकी नियुक्ति हुई? जैक्सन, स्लीमैन, हेनरी लॉरेंस या फिर बिशप हैबर? जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। वो कह रहे हैं कि आउटरम के पश्चात किसकी नियुक्ति हुई? हेनरी लॉरेंस को बिल्कुल मत चुनिएगा सर, और यहां पर सही जवाब है जैक्सन। आपको ये पता है पहले वहां पर जो रेजिडेंट था कर्नल स्लीमैन था, और कर्नल स्लीमैन ने अवध में
जो कुशासन की रिपोर्ट बनाने से इनकार कर दिया था। फिर डलहौजी ने इसे बर्खास्त करके आउट्रम को नियुक्त किया था और आउट्रम ने ही अवध में कुशासन की रिपोर्ट तैयार की थी और उसके ही रिपोर्ट के आधार पर अवध का कुशासन के आधार पर विलय किया गया। और प्रश्न ये कह रहा है कि वो आउट्रम के पश्चात चीफ कमिश्नर के पद पर कौन अवध में आया, तो वो जैक्सन आए। और ध्यान रखिएगा, अवध की जो गैर सरकारी रिपोर्ट तैयार करने का श्रेय है वो बिशप हैबर को है। बिल्कुल ठीक बात है और ये बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। और चुनिंदा प्रश्न, दांडी यात्रा के सत्याग्रहियों में गांधी उस समय सर्वाधिक 61 वर्ष के थे। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया, अगर वो ये कहते हैं कि जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, उस समय गांधी की उम्र कितनी थी, तो 61 वर्ष थी। और जो उनके 78 सहयोगी सत्याग्रही थे, गांधी को लेकर 79 हो गए, तो सबसे अधिक उम्र के कौन थे सर, वो गांधी थे, इसमें 61 ईयर्स। क्या सबसे कम उम्र के युवा सत्याग्रही वो थे कौन, विट्ठल लीलाधर। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे कम उम्र के जो विट्ठल लीलाधर ठक्कर सबसे कम उम्र के थे सर। अब वो पूछ रहा है कितने उम्र रही होगी उनकी, लगभग 16, 18, 21, 23, तो मुझे लग रहा है तुक्का मत लगाइएगा और ऐसे प्रश्नों में तुक्का लगा के खतरा हो जाएगा। और उनकी उम्र है 16 वर्ष। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जो सबसे कम उम्र के थे वो उनका नाम क्या था, तो यहां पर ध्यान रखिएगा विट्ठल लीलाधर ठक्कर हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि गुजरात के कितने लोग थे, महाराष्ट्र के कितने लोग थे, ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा 79 इसमें जो गांधी को लेकर के सत्याग्रही हैं, गांधी प्लस उनके सहयोगी 78। ध्यान रखिएगा इसमें एक भी महिला शामिल नहीं है। 3 महिलाओं के नाम प्रस्तावित थे, गांधी ने बाद में अंतिम लिस्ट में मना कर दिया। फिलहाल इस प्रश्न को देखिएगा, गांधी के द्वारा, इतना बेहतरीन प्रश्न आया है भाई कि गांधी के द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून तोड़कर सबने आंदोलन प्रारंभ करने पर किस समाचार पत्र ने उपहास उड़ाया और लिखा कि गांधी महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेटस मिल नहीं जाता। न्यूयॉर्क टाइम्स, स्टेट्समैन, टेलीग्राफ या फिर द गार्जियन एंड द टाइम्स, ये 4 समाचार पत्रों के नाम हैं और गलती यहां पर हो सकती है। और मुझे लगता है कि दिमाग बहुत जल्दी जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स पे जा सकता है या फिर टेलीग्राफ पे जा सकता है। और ये कोलकाता से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है स्टेट्समैन। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन सब प्रश्नों को गलतियां होने से चूकना नहीं है, गलतियां ना हो। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले स्टेट्समैन समाचार पत्र में ऐसा लिखा गया। और आ जाइए सर, ये बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में एक अच्छा प्रश्न और है, वो ये कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की रिपोर्टिंग करने वाले विदेशी पत्रकार या पत्रकारों को चुनना है जिन्होंने वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर किया। वेब मिलर, चार्ल्स पेट्रोस, नेग्ले फॉर्सन, जेम्स मिल्स। केवल एक एवं 2, 1, 2 और 4 उपर्युक्त सभी। ध्यान रखिएगा, और यहां पर सही जवाब केवल 1 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, केवल वेब मिलर नहीं है। वेब मिलर तो थे ही दर्शाने में, और यहां पर सही जवाब है सर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी चारों पत्रकार हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर करने के लिए। थोड़ा सा रिमार्क देखिए और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न डेली न्यूज, शिकागो का संवाददाता नेग्ले फॉर्सन। शिकागो का संवाददाता डेली न्यूज समाचार पत्र है नेग्ले फॉर्सन। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका का संवाददाता जेम्स मिल्स। सारे प्रमाण के साथ उत्तर दे रहा हूं। फ्रांसीसी पत्रकार चार्ल्स पेट्रोस, और फिर यूनाइटेड प्रेस का अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर जो न्यूयॉर्क के अखबार टेलीग्राफ के लिए रिपोर्टिंग कर रहा था, दर्शाना की घटना का मार्मिक विवरण देता है। उपरोक्त सभी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर किया। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आपको मिल सकता है हमारी मॉडर्न इंडिया की अमृत मंजरी में व्याख्या के साथ। अभी भी समय है, और ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र आपका परंपरागत नहीं होगा। केवल पिछले 30 वर्षों के प्रश्न पत्रों को पढ़कर 15-20 प्रश्न आप हल कर सकते हैं। और ये हमारी है अमृत संजीवनी 3000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ। और ये हमारी अमृत गंगा है मेडवल इंडिया की 2500 प्रश्नों के
टॉपिक वाइज संकलन के साथ कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। और अगर आप इन 3 पुस्तकों को नहीं लेना चाहते हैं तो एक कंबाइंड अमृत कलश भी ले सकते हैं। इसमें 3400 प्रश्न लगभग हैं। अमृत कलश एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न की एक कंबाइंड पुस्तिका है। बिहार के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की परीक्षा कैंची के नाम से है और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही प्रस्तावित है। ये एक बेहतरीन पुस्तक है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको किसी भी अन्य पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परीक्षा कैंची पार्ट 1 क्योंकि इस पुस्तिका में मैंने जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके तमाम पुस्तकों से सारे प्रश्नों को प्रमाणिक व्याख्या के साथ कवर किया है। हर प्रश्न की विस्तार से व्याख्या है। फिलहाल अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दिल्ली सल्तनत में वह अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक और धर्मपरायण व्यक्ति था। दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है। कुरान की हस्त प्रतिलिपियां लिखता था और फिर देखिएगा उन्हें बेचकर होने वाली आय से अपना व्यक्तिगत खर्च चलाता था। और कर पाएंगे ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये प्रश्न यहां पर ये मिल रहा है, इसामी का स्टेटमेंट है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह या फिर नासिरुद्दीन खुसरव शाह, ध्यान रखिएगा सर। और वो नासिरुद्दीन महमूद शाह है। नासिरुद्दीन खुसरव शाह को जल्दबाजी में मत चुन लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और ऐसा ही एक शासक मुगल काल में हुआ है और उसका नाम था औरंगजेब, जो कुरान की प्रतियां लिखता था और नमाज की टोपियां सिलता था। और ऐसा कहते हैं कि वो इनसे होने वाली आय से अपने व्यक्तिगत जीवन का खर्च चलाता था। उसे जिंदा पीर या शाही दरवेश भी कहा गया है औरंगजेब को। तो फिलहाल जैसा कि इतनी देर से आप मुझे धैर्य के साथ सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने नए प्रश्नों को नोट किया होगा। मेरे साथ लगातार आप बने रहिएगा। क्लास का समय हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं 9:30 पर। हम लोग हफ्ते में 3 दिन लगातार मिलते रहेंगे। अल्टरनेट डेज पर हम लोग मिलते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।